काफ़ी सालों बाद अपनी बहन से मिलूंगी। अपनी सारी प्रॉब्लम को परे रख मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी सारी बातें मेरे मन में दबी हुई है। मोनिका से मिलने के बाद ही सब एक एक कर सामने रखूंगी। वैसे भी काफ़ी सालों बाद यह हमारी पहली मुलाकात थी। क्या करती सुरभि। मोनिका के सपने बड़े बड़े हैं, तभी जाकर अमेरिका में नौकरी करने लगी। वैसे भी बहुत तेज है मोनिका। अपने बलबूते सारी औपचारिकता पूरी कर ली, वरना अपने देश में होती तो बात ही अलग होती। वैसे सुरभि और मोनिका सगी बहनें नहीं थी, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव दो सगी बहनों से भी बढ़कर था। अब सो जा सुरभि, वरना कल देरी से आंखें खुली तो सब धरा का धरा रह जाएगा। आज की सुबह अलार्म बजने से पहले ही सुरभि उठ गई। हो भी क्यों ना, वो इतनी खुश कभी नहीं थी। एकदम समय पर वह एयरपोर्ट पहुंच गई। फ्लाइट में 2 घंटे की देरी की सूचना सुनते ही सुरभि झल्ला उठी। उफ, अब क्या करूं। खैर, 2 घंटे जैसे तैसे बीत गए। अपनी सीट पर बैठते ही सुरभि ने एक सुकून भरी सांस ली। सफ़र तो लंबा था, लेकिन अपनी मोनिका से मिलने की खुशी में दोगुना उत्साहित थी सुरभि। आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। आखिरी में एयरपोर्ट की सारी औपचारिकता को पूरा करके जब अपना सामान लेकर सुरभि बाहर आई तो उसने अपनी बहन मोनिका को हाथ लहराते देखा। सुरभि बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी, फिर दोनों एक दूसरे से गले मिले। इस देश में आपका स्वागत है सुरभि, कहकर मोनिका ने सुरभि के गाल पर किस किया। सुरभि ने भी उसे गले लगाया और फिर दोनों निकास द्वार की ओर बढ़ने लगी। मोनिका सुरभि की मौसी की बेटी है। वे लगभग हम उम्र हैं। दोनों का बचपन इंदौर में अपने नाना जी के घर में एक साथ गुजरा था। हर छुट्टी पर परिवार के सभी सदस्य अपने नाना के घर इंदौर में इकट्ठा होते थे और उन दिनों की खूबसूरत यादें सुरभि के दिमाग में अभी भी ताज़ा हैं। अपने नाना नानी की मृत्यु के बाद सुरभि की माँ ने अपनी बहनों से अपना संपर्क बनाए रखा और वे अक्सर मुंबई आती थीं। मोनिका ने खुद सुरभि के घर में रहकर मुंबई में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उस समय सुरभि भी कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मोनिका नौकरी के सिलसिले में न्यूयॉर्क चली गई और सुरभि को मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। मौसा और मौसी कैसे हैं? गाड़ी को पार्किंग में निकालते हुए मोनिका ने पूछा। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, वे ठीक हैं। अब दोनों ओर से चुप्पी थी। अमेरिकी धरती पर उतरते ही सुरभि से कोई भी निजी सवाल पूछकर मोनिका उसे उलझन में नहीं डालना चाहती थी। इसी बीच सुरभि का फ़ोन बजा। ऋषभ का था। सुरभि को झिझक हुई तो मोनिका ने कहा, तुम कॉल लेने में क्यों संकोच कर रही हो? तब सुरभि ने कहा, हेलो। दूसरी ओर से ऋषभ की आवाज़ थी, तुम न्यूयॉर्क पहुंच गई हो, यात्रा कैसी रही? कोई कठिनाई तो नहीं हुई? उसकी आवाज़ में चिंता बहुत स्पष्ट थी। हाँ ऋषभ, मैं बिना किसी दिक्कत के न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हूँ। सफ़र अच्छा था, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मेरी बहन मोनिका एयरपोर्ट मुझे लेने आ गई थी। अब हम अपने घर जा रही हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। और फिर फ़ोन काट दिया। फिर घंटी बजी। सुरभि की माँ थी। माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या मोनिका एयरपोर्ट आ गई थी? सुरभि ने फ़ोन मोनिका को पकड़ा दिया। मोनिका बोली, मौसी एयरपोर्ट कैसे नहीं आती? आप सुरभि की चिंता ना करो, वह यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। हम घर पहुँचकर आपको फ़ोन करते हैं। ठीक है, यह सुरभि की माँ ने फ़ोन काट दिया। मोनिका का तीसरी मंजिल पर 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट था। जैसे ही मोनिका और सुरभि ने घर में प्रवेश किया, एक नंगी लड़की एक बेडरूम से बाहर आई और सुरभि को गले लगाकर मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोली, यहाँ आपका स्वागत है और आशा है कि आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगी। सुरभि सोच में पड़ गई कि मोनिका अकेली रह रही है तो यह लड़की कौन? मोनिका उसे कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोली, सुरभि यह सिमरन है। हमने इस अपार्टमेंट को मिलकर किराए पर लिया है। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और वे ही अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद करने वाली हैं। न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है। हम इस तरह एक अपार्टमेंट अकेले किराए पर नहीं ले सकते। वह बहुत व्यस्त रहती है,
इसीलिए ज़्यादातर खाना बाहर से मंगवाती हैं। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम भी आ गई तो हम तीनों अपार्टमेंट साझा कर सकती हैं। मोनिका ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। सुरभि चुप रही। वैसे भी वह केवल 2 साल के लिए अमेरिका आई है और फिर भारत अपने प्रेमी ऋषभ के पास वापस चली जाएगी। इस बीच जब सिमरन उन दोनों के पास आई तो वह ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने एक ईमेल आईडी देते हुए सुरभि से कहा, मोनिका ने मुझे बताया था कि आपको सॉफ्टवेयर सेक्शन में नौकरी की ज़रूरत है और मैं उसी फील्ड में काम करती हूँ। वास्तव में मेरी खुद की टीम में एक शख्स की ज़रूरत है। आज ही अपना सीवी इस आईडी पर भेजिए ताकि जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाए। बाय, शाम को मिलते हैं। और फिर मोनिका को गले लगा अपनी गाड़ी की चाबी लेकर दफ्तर के लिए निकल गई। तो क्या चल रहा है? क्योंकि हम केवल बहनें ही नहीं, बचपन की दोस्त भी हैं। याद है तुम्हें हम छोटे छोटे रहस्य को कैसे साझा करते थे? मैंने आज छुट्टी ले ली है ताकि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं और तुम्हारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मदद कर सकूं, मोनिका ने कहा। सुरभि ने लंबी सांस ली। मुंबई में अच्छी सैलरी वाली नौकरी से इस्तीफा देकर अमेरिका क्यों आई है? मोनिका को यह बताने के लिए सुरभि ने खुद को तैयार किया। कुछ दिन पहले ही सुरभि ने माँ को पिता की मौजूदगी में बताया था। सुरभि, तुम यह क्या कह रही हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? उसकी माँ चिल्लाई थी। क्या आपने सुना है कि आपकी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो हमारी बिरादरी का नहीं है? और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है ताकि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिर वे तय करेंगे कि शादी करना है या नहीं। यह कहते हुए सुरभि की माँ मुश्किल से सांस ले पा रही थी। सुरभि की माँ हर छोटी सी छोटी बात पर भी भावुक हो जाती। उसके विपरीत उसके पिता एक संतुलित व्यक्ति हैं। उन्होंने ध्यान से अपनी बेटी की बात सुनी। सुरभि ने कहा, पापा, ऋषभ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम शादी में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। मेरे अपने ऑफिस में कई मित्र जोड़ों ने जल्दबाजी में शादी कर ली और फिर 1 साल के भीतर ही उनकी शादी टूट गई। हम यह गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। इन दिनों मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहना आम बात है। मेरे अपने दोस्त ऐसे ही रहते हैं। ऐसे साथ रहने से हम अपनी साथी की ताकत और कमजोरी को समझ सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फिर तय कर सकते हैं कि एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, हमारी शादी सफल हो सकती है या नहीं, सुरभि ने समझाया। सुरभि की माँ बेशक सदमे की स्थिति में थी, लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सुरभि को अपनी बगल में बैठाया और फिर बोले, तुम्हारे दोस्तों की शादियाँ टूट गई और तुम्हें लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को समझे बिना जल्दबाजी में शादी की। इस मामले में मेरा ख्याल है कि तुम दोनों 1-2 साल के लिए अपनी दोस्ती बरकरार रखकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और फिर शादी कर लो। यह लिव इन रिश्ता क्यों? मदन ने पूछा। तब सुरभि ने कहा, पापा, यही समस्या है। दरअसल जब हम दोस्त होते हैं तो हम हमेशा दूसरे व्यक्ति को केवल अपना बेहतर पक्ष दिखाते हैं। हम सभी का एक और पक्ष है जिसे हम जानबूझकर दूसरों से छिपाते हैं। विवाह में ऐसा नहीं है। आपको अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना होगा और आपको छोटी सी छोटी चीज़ें जैसे खाने से लेकर पैसे तक बड़े मामले पर दोनों के बीच सहमति की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए मेरी एक दोस्त ने अपने फ्रेंड से 4 साल तक डेटिंग करने के बाद शादी की, लेकिन शादी के बाद ही उसे समझ में आ गया कि जिससे उसने ब्याह किया है वह एक पुरुषवादी व्यक्ति है, लेकिन मेरी सहेली उससे अधिक कमा रही थी। फिर भी उसके पति ने उसके साथ बदसलूकी की और पुराने ज़माने की पत्नियों की तरह अपने परिवार की सेवा करने के लिए उसे मजबूर किया। इसके अलावा मेरी सहेली से उसकी कमाई का हिस्सा मांगा। दुख की बात तो यह है कि उस लड़के ने मेरी सहेली को अपने माता पिता को किसी भी रूप से सहायता करने से सख्त मना कर दिया। जब हम दोस्त होते हैं तब हमें एक मर्द के इस पहली को नहीं जान सकते, क्योंकि उस वक्त सभी इंसान
अपना अच्छा पक्ष ही दिखाएंगे, सुरभि ने बताया। थोड़ी देर रुक कर वह आगे बोली, पापा, आज भी बहुत से भारतीय पुरुष हैं जो सोचते हैं कि घर के वे बॉस हैं। पत्नी को केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्त्री को उचित अधिकार और सम्मान नहीं दिए जाने की वजह से ही इन दिनों कई भारतीय शादियां टूट रही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैंने सोचा है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारी सच्चाई एक दूसरे के सामने आती है, तब हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो और मैं इस विषय में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन यह लिव इन रिलेशनशिप भी उतनी ही आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। यह भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। तुम एक शिक्षित लड़की हो और मुझे तुम्हें बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्मार्ट और बुद्धिमान हो। शादी जैसे बंधन के बिना लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह रहने से भी समस्याएं हो सकती हैं उन दोनों को। पहली बात यह है कि दोनों तरफ कोई प्रतिबद्धता नहीं है और यह किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस तरह साथ रहने में जिन दिक्कतों का लड़का और लड़की को सामना करना पड़ता है, उनके बारे में मैं कहूँ तो तुम समझोगी कि मैं पिछली पीढ़ी का बूढ़ा आदमी हूँ और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कहता हूँ। इसीलिए मेरे पास एक सुझाव है। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा पश्चिमी देशों से आई है ना, लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं कि शादी की हमारी परंपरा बेहतर है। हमारी मोनिका न्यूयॉर्क में है और तुम वहाँ जाकर काम करो और पश्चिमी लोगों के साथ काम करते दौरान उनके जीवन को करीब से देखो। तब तुम अपने लिए क्या सही है यह निर्णय करने की स्थिति में होगी और वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुरभि को भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है। तो मैं अब अमेरिका में हूँ, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति को समझना है, सुरभि ने हंसते हुए कहा। मोनिका भी हंस पड़ी। तुम्हें पता है कि सिमरन अगले हफ्ते वास्तव में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट में जाने की योजना बना रही है। एक नई लड़की जूली हमारी रूममेट होगी, कहकर मोनिका चाय के कप रखने चल दी और सुरभि खिड़की से नीचे चल रही गाड़ियों की जुलूस देखने लगी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। हर संडे को सुरभि के माता पिता उसे कम से कम 2 घंटे तक इंटरनेट पर बात करते थे। इकलौती औलाद होने के नाते सुरभि के माता पिता उस पर अपनी जान छिड़कते थे, खासकर सुरभि की माँ, जो अपनी बेटी से अलग ही नहीं रह पा रही थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे अमेरिका जाएं अपनी बेटी के पास। मदन ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमने सुरभि को वहाँ संस्कृति का निजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है, जिसकी भारतीय युवा पीढ़ी इतने उत्साह से पीछा कर रही है। सुरभि की माँ के पास इसे मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ऋषभ भी हर हफ्ते उससे इंटरनेट पर बात करता था, क्योंकि उसे भी सुरभि से अलग रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने भी वहाँ आने का प्रस्ताव रखा तो सुरभि ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैंने अपने पिताजी से वादा किया है कि मैं आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ऋषभ मान गया। नौकरी भी अच्छी चल रही थी। न्यूयॉर्क एक तेज़ी से आगे बढ़ने वाला शहर है, जो उसके मुंबई से भी ज़्यादा तेज है। सुरभि को सुबह 8 बजे अपने दफ्तर में पहुंचना है और वह जिस फ्लैट में रह रही है वहां से पहुंचने में समय लगता, लेकिन न्यूयॉर्क में आवागमन करना कोई समस्या नहीं है। सुरभि हर सुबह अपने और मोनिका के लिए नाश्ता बनाती और लंच भी पैक करके ऑफिस के लिए निकल जाती। एक रिसर्च स्कॉलर होने के कारण मोनिका की नौकरी लैब में थी और उसकी काम का निश्चित समय नहीं था। कभी कभी 3-3 दिन तक घर नहीं आती और इसकी सूचना सुरभि को पहले ही देती थी, ताकि वह उसका इंतज़ार ना करे। अब तक सुरभि और जूली अच्छी दोस्त बन गए थे। सुरभि को लगा कि जूली एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ एकमात्र समस्या यह थी कि वह हर रविवार को कुछ मांसाहारी भोजन बनाती थी। उसकी गंध को बर्दाश्त करना शाकाहारी सुरभि के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे सुरभि उस गंध की आदी हो गई। सुरभि को रविवार को भी जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि जूली के रसोई के आने से पहले ही सुरभि अपना और मोनिका का खाना बना सके। एक रविवार सुरभि टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सिमरन थे।
जो अब उसकी सहकर्मी हैं। उसके पास एक बैग था और उसकी आंखें सूजी थीं। उसका हुलिया देखकर सुरभि हैरान हो गई। सिमरन अंदर आई और बेकाबू होकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सुरभि समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या हुआ सिमरन? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? सुरभि ने सिमरन को गले लगाते हुए कहा, सुरभि, मेरा बॉयफ्रेंड अव्वल नंबर का धोखेबाज निकला। उसका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसने मुझसे यह बात छिपाई और ऊपर से मेरे सारे पैसे उस लड़की पर खर्च कर दिए। अब मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। हम कानूनी रूप से विवाहित तो नहीं जो मैं अदालत से मदद ले सकूं। अगर इसमें एक व्यक्ति दगाबाज निकला तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता और मैं उसी हालत में हूँ। मेरी सारी बचत को उसने लूट लिया। सुरभि उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। सिमरन ने पूछा, क्या मैं आप लोगों के साथ तब तक रह सकती हूँ जब तक मुझे एक और अपार्टमेंट और रूममेट नहीं मिलता है? सुरभि ने कहा, बेशक सिमरन, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? सिमरन की हालत देखकर जूली को भी तरस आ गया और उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। शाम को दफ्तर से आने पर मोनिका ने पूरी कहानी सुनी। उसे अजीब सी बेचैनी हुई कि एक आदमी इतना मतलबी कैसे हो सकता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कैसे कर सकता है जो उससे प्यार करके उसके साथ रहने आई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकता है। तीनों सहेलियां एक साथ खाना खाकर इसी बारे में बात करती रहीं। बातों बातों में जूली ने अपनी समस्या बताई। मैं भी ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजर चुकी हूँ। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके बाहर आई थी तो पूरी तरह टूट गई थी और मेरा बैंक बैलेंस भी शून्य था। हमारे देश में यह एक मामूली समस्या बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही धोखा देते हैं, कभी कभी लड़कियां भी ऐसी गिरी हरकत करती हैं। इस तरह के रिश्ते की नींव आपसी विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है और अकेले ही इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक तरह से मुझे लगता है कि आपका देश अच्छा है सुरभि। आपकी शादियों में सभी बुजुर्ग और परिवार के अन्य सदस्य शामिल होते हैं और यह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन बन जाता है। हमारे मामले में हम इस बड़ी दुनिया में अकेले हैं। 18 साल की उम्र में हम अपने परिवारों से बाहर आते हैं और हमें अकेले ही दुनिया का सामना करना पड़ता है। मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और तुम जानती हो कि हर ब्रेकअप कितना दर्दनाक होता है। एक बार मैं गहरे मानसिक अवसाद में चली गई और अभी भी उस अवसाद के लिए गोलियां ले रही हूँ। अब मैं अकेली हूँ। वास्तव में मैं अब एक नए रिश्ते से डर रही हूँ कि इस बार भी मुझे प्यार के बदले छल ही मिलेगा। और फिर जूली ने लंबी सांस भरी। सुरभि, हर हफ्ते आपके माता पिता आपसे बात करते हैं और यह एक अच्छा एहसास है कि इस दुनिया में कोई है जो आपको बहुत प्यार देता है और आपकी चिंता करता है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे माता पिता अलग हो गए थे और इससे मैं बहुत परेशान थी। मुझे अपनी माँ के नए प्रेमी को स्वीकारने में बहुत समय लगा। मेरे पिताजी समय मिलने पर कभी फ़ोन किया करते थे लेकिन कभी भी मेरे साथ समय नहीं बिताया। मेरे 2 सौतेली बहनें और 2 सौतेले भाई हैं। मेरे पिता के अन्य महिलाओं के माध्यम से बच्चे हैं और मेरी माँ के भी अन्य पुरुषों के साथ बच्चे हैं। मेरी माँ कभी हम सबको मिलने के लिए बुलाती है। उस समय हम एक दूसरे से मिलते हैं। वह अवसर बहुत औपचारिक होता था। जूली ने दुखी मन से बताया, हमारा गुजारा कानून महिलाओं के लिए बहुत सख्त और अनुकूल है और यही कारण है कि ज़्यादातर अमीर पुरुष कानूनी शादी पसंद नहीं करते हैं। अगर हम शादीशुदा हैं और अलग हो गए तो उन्हें हमारे द्वारा लिए गए पैसे वापस करने होंगे और गुजारा के रूप में मोटी रकम भी चुकानी होगी। अब इस प्रकार के संबंधों में कानून कोई भूमिका नहीं निभाता है। हमें इससे अकेले ही निपटना होगा। हर बार जब रिश्ते में धोखा खाते हैं तो लड़कियां हमेशा के लिए टूट जाती हैं। मुझे एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ संबंध पसंद है। सुरभि, जब मैं आपकी माँ को आपसे बात करते हुए देखती हूँ, हालांकि मुझे आपकी भाषा नहीं पता, मगर उनकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि
वे आपसे कितना प्यार करती हैं, आपकी खातिर किसी भी तरह का दुख भोगने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ हर किसी को एक अलग व्यक्ति माना जाता है। जूली की इस बात पर सिमरन ने भी हामी भर ली। मोनिका सुरभि की तरफ देखकर मुस्कुराई। सुरभि समझ सकती थी कि वह क्या कहना चाहती है। सुरभि को लगा कि हर जगह समस्याएं हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी इतना आसान नहीं है जितना हर कोई कल्पना करता है। भारतीय परिस्थितियों और भारतीय पुरुषों के साथ तो यह और भी कठिन है। सुरभि सोच में पड़ गई। एक बात उसकी समझ में आई कि यदि आपके पास कानूनी सुरक्षा है तो आप एक तरह से सुरक्षित हैं कि आपसे आपका पैसा नहीं छीना जाएगा। फिर जब आप विवाहित होते हैं तो आपकी सामाजिक स्वीकृति भी होती है। उस रविवार को जब उसके माता पिता लाइन पर आए तो सुरभि ने अपने पिताजी से कहा, मैं अब उलझन में नहीं हूँ पापा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, कोई भी व्यवस्था हर मायने में सही या गलत नहीं हो सकती। हमें ही समझदारी से काम करना पड़ेगा। बेटा, कोई भी शादी या रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं, चाहे वह न्यूयॉर्क हो या मुंबई, ऐसा नहीं जो 100% परफेक्ट हो। कोई ना कोई कमी तो होती ही है और उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने में ही बेहतरी होती है। किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए हर किसी को कुछ देना पड़ता है। तुम ही एक उदाहरण हो। तुम शुद्ध शाकाहारी हो मगर जूली के साथ एक ही रसोई को साझा कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम जूली को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती और उससे भी बढ़कर तुम जूली से अपने रिश्ते का मूल्य समझती हो और उसकी इज्जत करती हो, है ना? जीवन भी इसी ही तरह है। अगर आप रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो मुकाम पर आपको हर हाल में समझौता करना होगा। हर संस्कृति की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। अमेरिकी संस्कृति की अपनी ताकत है कि यह हर व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है और कम उम्र में ही दुनिया से अकेले लड़ने की सीख देती है। मगर उसके लिए उन लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह आपने खुद देख लिया। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा परिवार की अवधारणा में विश्वास करती है और रिश्ते हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। इसमें कुछ ताकत और कमजोरी हो सकती है। समझौता हर रिश्ते का एक अभिन्न हिस्सा है, चाहे दो लोग दोस्त हो या विवाहित। अपने पिता से बात करने के बाद सुरभि बहुत हल्का महसूस कर रही थी। जब वह एक रूममेट के लिए समझौता कर सकती है, वह भी एक विदेशी से, तो फिर उस आदमी के लिए क्यों नहीं जो जीवन भर उसका साथी बनने वाला है, जो उसकी सफलताओं और असफलताओं में उसके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। वह है उसके जीवन का एक हिस्सा। यदि उसके लिए नहीं तो फिर वह किसके लिए समझौता करेगी? सुरभि सोच रही थी। अब सुरभि ने फैसला कर लिया। वह ऋषभ से शादी करने के लिए तैयार थी और उसके साथ आने वाले समझौते के लिए भी ऋषभ को वह मनाएगी, क्योंकि 2 साल से वह भी उसी का इंतज़ार कर रहा है। आखिर समझौते के बिना जिंदगी ही क्या है? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।